तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं और उनका पेपर भैया हिंदी को 24 फरवरी को होने वाला है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक नए पैटर्न पर आधारित पेपर लेकर आया हूं, आपको प्रश्न पत्र लेकर आया हूं जो आपके 24 फरवरी को सेम टू सेम पूरा छपने वाला है। इससे बाहर स्टूडेंट मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों का एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा पेपर आज की इस वीडियो में स्टूडेंट में पूरा आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है और आप लोगों को पेपर में कैसे सॉल्व करना है। तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को 24 फरवरी के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस वीडियो में स्टूडेंट में हिंदी का जो पूरा पेपर है ये सोल्यूशन के साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 356 MD पेपर कोड है जो कि हर एक जिलों में लगता है। हिंदी का पेपर है, नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न इस पेपर में होंगे जो आपके सीधे 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और आपका भी स्टूडेंट इस बार टारगेट है 95% का हिंदी में स्कोर करना। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं टारगेट अचीव करा दूंगा। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा पेपर समझ जाएंगे कि पेपर का पूरा कैसे सॉल्व करना है, इसका पूरा पेपर का पोस्टमार्टम कैसे करना है। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक आप लोगों का जो हिंदी का होता है वो 100 नंबर का पूर्णांक होता है। यहाँ पर आपका अनुक्रम रहेगा, यहां पर आपका नाम रहेगा। अनुक्रमांक और नाम आपको लिख लेना है, क्योंकि ये पेपर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा 3 घंटे में आप ये पेपर घर पर लेकर चले आओगे। निर्देश देखिए, यहां पर सबसे पहला पॉइंट है कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी ये आपको 15 मिनट अच्छे से पेपर को पढ़ लेना है। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो खंड का और खंड खा, इसमें 2 एक प्रकार से भाग दिए हुए, जिसमें आपको खंड का में 50 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, फिर खंड खा में भी आपको 50 नंबर का। टोटल आपका जो 100 नंबर का पूर्णांक है स्टूडेंट वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पूरा पेपर सॉल्व करते हैं और आप लोगों की जो तैयारी होगी इस पेपर में पता चल जाएगी कि आप भैया कितने % हिंदी को लेकर तैयार हो। तो चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन देखिए कि माटी की मूर्त के लेखक हैं। इन चारों ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे पेपर में सेम टू सेम, और आपको बताना है कि माटी की मूर्त के लेखक कौन हो जाएंगे स्टूडेंट। 1 नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से जो राइट आंसर हो जाएंगे, पहला वाला राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे माटी की मूर्त के लेखक। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट। खा नंबर देखिए, काका कालेलकर का नाम किस विधा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। तो जो काका कालेलकर हैं इनका नाम किस विधा के रूप में प्रसिद्ध है आपको बताना है। निबंध, संस्मरण, आत्मकथा या डायरी। तो भैया इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका संस्मरण हो जाएगा। संस्मरण के रूप में क्या है, संस्मरण के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरा देखिए यहाँ पर खा नंबर, तूफानों के बीच में, यानी गा नंबर है, तूफानों के बीच में रचयिता के लेखक है, यानी रचयिता कौन है, लेखक कौन है, यही बताना भैया। रचयिता लेखक एक ही होता है। ठीक है, तो इनमें से क्या शिव प्रसाद सागर मिश्रा हो जाएंगी, श्री राम शर्मा हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। शिवदान सिंह चौहान हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो बचते कौन है आपके, ये रांगे राघव हो जाएंगे स्टूडेंट, बिल्कुल यहाँ पर राघव लिख गया लेकिन राघव हो जाएंगे राइट आंसर। तूफानों के बीच के रचयिता आपका फर्स्ट विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है 24 फरवरी को एग्जाम में। और आप ये एक दिन वीडियो पहले भी देख रहे हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। यानी 24 फरवरी का पेपर है और आप ये 23 फरवरी को भी देख रहे हैं तो आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पेपर कैसे आएगा, पेपर का पैटर्न कैसे होगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न सेम इसी तरीके से आपके दिए होंगे। बस फर्क होगा इतना कि क्वेश्चन आपके एग्जामिनर के द्वारा होंगे। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर के द्वारा होंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगी। घ नंबर क्वेश्चन है, भारत के 11वें राष्ट्रपति का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी में भैया, आपका ये एक प्रकार से इनका गद्यांश भी है और इनका जीवन परिचय भी आता है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हो जाएंगे स्टूडेंट भारत के 11वें राष्ट्रपति। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार, काफी स्टूडेंट अभी भी टिक लगा रहे होंगे आगे के ऊपर। मैं बता दूं भैया इनमें से विष्णु प्रभाकर जी हो जाएंगे। ठीक है, आवारा मसीहा के एक प्रकार से रचनाकार।
कार। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी। अब देखिए हमें स्टूडेंट हमारा पद से टोटल 2 प्रश्न आएगा। ठीक, टोटल 2 प्रश्न नहीं 5 प्रश्न आएगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे के अंतर्गत। तो देखिए दूसरा का नंबर कि जयचंद्र प्रकाश की रचना है इनमें से, जयचंद्र प्रकाश की इनमें से रचना कौन सी हो जाएगा? चंद्रवदाई, भट्ट केदार की, नरपतनाला की या विद्यापति की? तो इनमें से भट्ट केदार हो जाएंगे राइट आंसर और 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, खा नंबर है प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या जयशंकर प्रसाद जी या सुमित्रानंदन पंत जी या महादेवी वर्मा जी? तो भैया प्रकृति के जो सुकुमार कवि कहलाते हैं कौन कहलाते हैं? हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना, इनमें से आपका हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत जी, यानी आपका खा नंबर का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गा नंबर देखिए छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, इनमें से आपको बताना है स्टूडेंट की छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन सी हो जाएगी? तो वो आपकी कादम्बनी हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, जो कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। अब आप लोग एक स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बताइए कि सुमित्रानंदन पंत को ईमानदारी से बताइएगा बिना कोई चीटिंग किए हुए। चीटिंग नहीं करना क्योंकि भैया पेपर आपका होने वाला है, चीटिंग करोगे तो पेपर में आप चीटिंग नहीं कर पाओगी। तो सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर इनको जो एक प्रकार से ज्ञानपीठ, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आप लोग कमेंट में जल्दी बता दीजिए। जैसे महादेवी वर्मा को यामा पर मिला है, अब सुमित्रानंदन पंत का आप बताइए। ठीक है, घा नंबर देखिए यहाँ पर एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं, थोड़ा इसमें जूम कर देता है स्टूडेंट। ठीक है, और ठीक है, अब आप बताइए एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं कौन हो जाएंगे? भूषण हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या केशवदास? तो इनमें से भैया माखनलाल चतुर्वेदी जी हो जाएंगे राइट आंसर, एक भारतीय कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर क्वेश्चन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवाद? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कौन सा हो जाएगा? इनमें से छायावाद हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल सही विकल्प। ठीक है, तो आपका ये 5 हो जाएगा टोटल, यानी 10 क्वेश्चन है 5 गद्य से 5 पद्य के, ये बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इस पेपर का अगला पॉइंट। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया स्टूडेंट ना, ये देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर जो पॉइंट दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश, अब यहाँ पर दिखा दूं मैं, पेपर में केवल आपके 2 ही गद्यांश दिए जाते हैं। ये देखिए अथवा करके आपके पेपर में 2 गद्यांश दिए जाएंगे और दोनों गद्यांश के 5-5 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 5, एक गद्यांश के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इनमें से किसी एक गद्यांश को आपको हल करना है और इसके आधारित जो प्रश्न है गद्यांश के, उसके प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 5 प्रश्न दिए होते हैं और एक प्रश्न आपका जो होता है, यानी जब आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे एक गद्यांश में, तब आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ये प्रोसेस आपका अप्लाई होता है पद्यांश में भी, आगे मैं आपको बताऊंगा। और आपका टोटल 10 नंबर जो होता है ये आपको मिलेगा। अब ये जो 10 नंबर मिलेगा कैसे मिलेगा? फ्री का मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ आपको, मैं हूँ ना आपके लिए, बस देखते रहिए आप लोग, क्योंकि भैया आपकी तैयारी कराना हमारी जिम्मेदारी है और एक प्रकार से अच्छे मार्क्स दिलाना ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप लोग हमारे ऊपर सपोर्ट बने रखिए। 1 लाख सब्सक्राइबर तक प्लीज़ करवा दीजिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब करिए जो हिंदी को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। तो ये पूरा हमें पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 15 मिनट आपको टाइम तो दिया जाता है। अब इसके जो 5 प्रश्न है इसका उत्तर देना है। ठीक है, अब ये हम जैसा कि मैंने आपको बताया फ्री, अब भैया फ्री में कैसे ये गद्यांश आप लोगों को सॉल्व करना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर पक्का हो जाए और आपको ज़्यादा कुछ भी मशक्कत ना करना पड़े कि भैया मुझे आंसर नहीं पता है, अब मैं क्या करूं, छोड़ दूं ना छोड़ूं। तो देखिए आपको छोड़ना नहीं है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए जो गिव अप कर लेते हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। जो गिव अप कर लेते हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं। नहीं आता है तो उससे रिलेटेड कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए, क्योंकि भैया आप 1 से लेकर, ठीक है, आप 12th में पहुंचे हो और आपको पूरे यानी लगभग 12 साल हो चुके हो, 12 साल में आपको कुछ नहीं आता है, उससे रिलेटेड कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए। कॉपी एग्जामिनर कहता है कि भरा रहना चाहिए, आप आगे क्या करते हैं उसको नहीं पता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए।
अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कुछ की पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आप लोग तुरंत से जान जाएंगे कि चैप्टर का क्या नाम है, इसके लेखक का क्या नाम है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हो गया भूमि, ठीक है। भूमि के बाद में राष्ट्र, राष्ट्र तो सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ एक प्रकार से माता, ठीक है। माता, यहाँ पर पृथ्वी दिख गई, ठीक है, ये भी है आपका, ठीक है। समृष्ट अर्थताओं और कर्तव्य, भूमि, भूमि का निर्माण देवों ने, ये सब हो गया राष्ट्रीयता। देखिए पृथ्वी, माता, ये सब जहाँ पर दिखे समझ जाइए कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, इसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, उससे लिया गया है भैया, ठीक है। तो एक की पॉइंट होता है, जैसे कि अब अशोक की फूल में मैं बात करूँ तो अशोक दिखेगा आपको, ठीक है, अशोक उसमें मेन होता है, ठीक है। और वैसे उस तरह से मैं बात करूं आपका हरिशंकर परसाई में, तो उसमें दिखेगा भैया एक प्रकार से इंद्र, ये सब सारी, फिर निंदा, ये सारी चीज़ें जब दिखेंगे तो आप समझ जाइए की पॉइंट होता है, जिसमें आप राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर को भी जान जाएंगे। और आपको नहीं आता कि संस्कृत जो है एक इस प्रकार से स्टूडेंट गद्यांश का कैसे पहचाने, उसके लेखक को कैसे पहचाने, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसके लिए, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन इतना टाइम तो है नहीं आपके पास, लेकिन मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ जिससे कि आप जान जाएंगी, ठीक है। काफ़ी सारे में चैप्टर का नाम दिया होता है, जैसे भाषा और आधुनिकता, चैप्टर ही का नाम दिया होता है भैया गद्यांश में ही। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट दूसरा प्रश्न कि किसके सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अब इसका जो आंसर होगा, यानी जो दूसरा नंबर प्रश्न है ना, इसका आंसर कैसे मिलेगा, इसी में मिलेगा, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए भूमि, भूमि, देखिए यहाँ पर भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो भैया यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर है, यानी दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर ये गद्यांश में है, ठीक है। कॉपी में लिख दीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है स्टूडेंट, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखिए तीसरा हमारा होगा। चौथा देखिए भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप चौथे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। लास्ट में बचता है 5वां नंबर क्वेश्चन की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखा कौन सी खींची हुई है और व्याख्या कैसे करनी, देखिए जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक आपको पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। आपको जैसा कि मैंने बताया फ्री में लिखना है, नहीं आता है तो इसी को उठाकर कॉपी में लिख दीजिए। राइटिंग से लिखिएगा, देखिए उस तरह से लिख दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। थोड़ा इसमें कुछ 1-2 वर्ड उठाकर इसमें मिला दोगे तो आपका थोड़ा बड़ा लगेगा रेखांकित अंश की व्याख्या, और आपका 2 नंबर दे दिया जाएगा। अच्छे से राइटिंग से लिखिएगा क्लियर, ताकि साफ दिखे। देखिए एग्जामिनर पढ़ता नहीं है, मैं बता दूं आपको, वो देखता है कि भैया थोड़ा शब्दों में लिखा है। 10 में 10 नंबर आपको पूरा मिलेगा जब आप ये तरीका अपनाएंगे स्टूडेंट। मैं गारंटी लेता हूँ आपका 1 भी नंबर नहीं कट होगा। उसके बाद में देखिए ये दिया हुआ है आपका सेकंड वाला भी फ्री में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। किसमें, फ्री में। मैं आपको 1-2 प्रश्न इसमें सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश यह है, असुर आए, आर्य आए, ठीक है, शक आए, हूड़ी आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल 5 प्रश्न इसमें भी दिए जाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी ये गद्यांश जो लिया गया इसके पाठ और लेखक का क्या नाम है, तो मैं बता दूं इस चैप्टर का नाम है भैया, गद्यांश के चैप्टर का नाम अशोक के फूल। क्या नाम है भैया, अशोक के फूल। अब इसके लेखक कौन है भैया, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, आप लोग तो जानते ही होंगे। नहीं जानते तो फिर भी मैं बता देता हूँ। इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे हजारी प्रसाद। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे इसके लेखक, ठीक है। कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन दूसरा नंबर कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हालांकि यहाँ पर मैं स्टूडेंट भूल गया हूँ रेखांकित अंश की व्याख्या करवाना,
ठीक है। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, जो कि छोटा ही रहता है, ज़्यादा नहीं, यानी यहाँ से लेकर आपका शायद यहाँ तक रहेगा। ये देखिए, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का मिश्रण है। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, नहीं आता है तो उठाकर लिख दीजिए, थोड़ा इसमें से कुछ मिला दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए, जैसे जिसे हम कितनी मानो हिंदू रीत नीति कहते हैं, भारतवर्ष का महानव, ठीक है, भगवान, इस तरह से थोड़ा मिला कर, होता है ना कि बनाकर लिखना, ठीक है, तो लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कि रेखांक रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। अब ये देखिए, रविंद्रनाथ ने इस, देखिए, भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर कंफर्म कर देगा, यानी एक प्रश्न पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा पेपर में। उसके बाद में देखिए चौथा क्वेश्चन, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है। तो देखिए, भारतवर्ष के, यानी यहाँ पर देखिए, विचित्र देश यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ पर, यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ तक आपको लिख देना है, यहाँ पर भी 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अशोक के फूल और राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर ऐसा है जो कि आप इसके सभी गद्यांश को पढ़ लोगे तो आपका जो 10 नंबर कंफर्म होगा, क्योंकि अधिकतम इसी से आते हैं पेपर में, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया स्टूडेंट, जो कि आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश पूछा जाता था, ठीक है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया है। हालांकि मैंने कॉपी वाले वीडियो में भी बताया हुआ है कि आपको कैसे कॉपी में लिखना है, तो वो वीडियो भी अभी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि कौन सी गलती आपको कॉपी लिखते समय हिंदी की नहीं करनी है। तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा स्टूडेंट, आपको हेल्पफुल देगी। चौथा नंबर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर चौथा नंबर पॉइंट है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यानी जो निम्नलिखित पद्यांश है, इसके आधारित प्रश्नों का क्या करना है, आपको उत्तर लिखना है। 5 × 2 = 10 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। अब 10 नंबर कैसे दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए, टोटल में बात करूँ तो 2 आपके पद्यांश होते हैं। ये देखिए, पेपर में आपके 2 पद्यांश दिए होते हैं और इनमें भी आपके 5-5 प्रश्न होते हैं, सेम तरीका होता है, 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको यहाँ पर दिया हुआ कि पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। टोटल 5 प्रश्न है, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, 10 नंबर आपको पद्यांश में भी दिया जाएगा, ठीक है। कौन प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा है, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यह देखिए, यू देना ये पवन बतला, फूल सी ये बाला, मलना हो, देखिए, मालना हो, कमल पग को चूमना चाहती है। अब यहाँ पर देखिए पवन की बात हो रही है, तो पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है। किससे, पवन दूतिका। इसके जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, ठीक है, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी इसके कवि हो जाएंगे। अब यहाँ पर दिखा देते हूँ मैं, जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी पाठ और उसके कवि का नाम लिखना है आपको। तो भैया चैप्टर का नाम है पवन दूतिका और इसके जो कवि हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो जाएंगे। इसमें जैसे की पॉइंट मुझे पवन मिल गया, तो भैया पवन दूतिका से लिया गया है ना, तो यहाँ पर 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखा खींची हुई है ना, कि यहाँ से लेकर आपका जो यहाँ तक पूरा रेखा खींची हुई है ना, इसी का आपको व्याख्या करना है, ठीक है। पेपर में आपको इसी का व्याख्या आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न दिया हुआ कि राधा पवन दूतिका से मुस्कान, यहाँ पर देखिए, मुरझाए हुए, पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही है, इसके बारे में बताना है। और चौथा है मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है। और 5वां है कि श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों का कौन चूमना चाहता है, तो ये आपको बताना है। तो आपका एक प्रकार से 5 प्रश्न है और इसके 5 प्रश्न के आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। अथवा करके ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि पद्यांश का है कि पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन आज गज्जल अश्रुओं में। देखिए, आज गज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले ये घिरा, यहाँ पे देखिए, रिमझिमा ले ये घिरा घन और होंगे नयन सूखे, तिल बुझो वो पलक रूखे, ठीक है। अर्ध चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खिला, ठीक है। एक प्रकार से ये दिया हुआ है और इसके भी 5 प्रश्न स्क्रीन पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके कितने प्रश्न हैं, टोटल 5 प्रश्न यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके भी प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए।
ठीक है। तो आपको पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, चैप्टर और उसके कवि का नाम बताना है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है गीत, क्योंकि भैया मैंने पढ़ा था ना इंटरमीडिएट में, तो मुझे अभी तक याद है, पंच होने दो, पंथ होने दो, अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, ठीक है। गीत चैप्टर से लिया गया। इसके जो कवि हो जाएंगी महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा जी इसके कवि हो जाएंगी, ठीक है। महादेवी वर्मा इसके राइट आंसर हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया। और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है तीसरा भी प्रश्न कि काव्यत्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने में कौन नहीं रोक सकता, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो टोटल जो पवन दूतिका चैप्टर है और जो आपका है गीत, ठीक है, गीत 1, गीत 2, गीत 3, ये महादेवी वर्मा जी का ही है, ठीक है। तो आप लोगों को इसके सभी जो पद्यांश दिए हुए पढ़ लेना है, क्योंकि पेपर में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। और मैंने कॉपी वाले वीडियो में बताया कि कैसे आपको कॉपी में लिखना है पद्यांश हो या गद्यांश, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, पूरा कॉपी लिखने का तरीका उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। उनकी साहित्यिक विशेषताएं पर हमें क्या करना है, प्रकाश डालना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, ठीक है। 5 नंबर का आपका एक जीवन परिचय होगा जो कि लेखक का होता है, 3 नंबर आपको उनकी साहित्यिक परिचयों के लिए और यानी जीवन परिचय के लिए, और 2 नंबर उनकी साहित्यिक परिचयों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है जो कि लेखक का डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, दूसरे पर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, और तीसरे पर है हरिशंकर प्रसाद जी का। ये तीनों लेखक का जीवन परिचय आप लोग पढ़ लीजिए स्टूडेंट, पेपर में आएगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, हरिशंकर प्रसाद, तीनों का जीवन परिचय आप लोगों को चाहिए तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज, ठीक है। यूट्यूब पर आप सर्च करोगे, ऐसे क्वेश्चन भी आप सर्च करोगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शिवम स्टडी नॉलेज जीवन परिचय, आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर जब आप सर्च करोगे, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो भैया वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, यानी किसी एक कवि का आपको क्या करना है, उनके जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में सारी चीजें आपको करनी है और आपको पेपर में 5 नंबर दिया जाएगा। कितने नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट, 5 नंबर आपको पेपर में दिया जाएगा। सबसे पहला है महादेवी वर्मा जी, दूसरे पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और तीसरे पर है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ठीक है। तो ये 3 जीवन परिचय हैं जो आप लोगों को पढ़ लेना है स्टूडेंट, ठीक है। उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। जीवन परिचय के लिए 3 नंबर और कृतियों के लिए 2 नंबर आपका कंफर्म रहेगा, ठीक है। तीनों का जीवन परिचय जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में स्टूडेंट, आपको जितने भी सारी चीज़ें चाहिए यूट्यूब पर आप सर्च करके भी मंगा सकते हो, नहीं तो आप लोग जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप देखकर मंगा सकते हो, ठीक है। सभी चीज़ों को आपका सोल्यूशन मिलेगा। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन कि कहानी कला के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। तो कहानी कला के आधार पर आपको जो बहादुर कहानी इसकी समीक्षा करना है। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में आपको ये करना है, ठीक है। 5 नंबर आपको इसमें भी दिए जाएंगे। कितने अंक, 5 अंक दिए जाएंगे। हर साल आपका ये पेपर में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अथवा करके ये भी नहीं देखिए, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य या चरित्र चित्रण कीजिए। तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य यहाँ पर आपको लिखने के लिए आ सकता है, या इसके जो कहानी के प्रमुख पात्र हैं गोधन, उनका चरित्र चित्रण भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया होगा, ये देखिए आप ये वाला कर लीजिए या आप नीचे वाला कर लीजिए, आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए, ठीक है। 5 नंबर आपको स्टूडेंट दिया जाएगा। अधिकतम शब्द सीमा जितने होंगे, कितने, 80 शब्द होंगे, ठीक है। 80 शब्दों में आपको एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिला वाइज खंड काव्य होता है, जो मैं बात करूँ स्टूडेंट कितने वाइज का होता है, ये जिला वाइज, यानी हर एक उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में लगभग एक खंड काव्य लगता है, ठीक है। और मैं बात करूँ तो एक खंड काव्य लगभग 10 से 12 जिलों में लगता है, ठीक है। तो आपके जिले में जो खंड काव्य लगता है, जैसे किसी केरे में मुक्त यज्ञ लगता होगा, किसी में सत्य का जीत, किसी में रश्मरथी, ठीक है, और भी है, किसी में आलोक वृत्त, किसी में आपका त्यागपति, किसी में श्रवण कुमार। अब जैसे कि मैं अपने जिले में बात करूं, जैसे लगभग 10 से 12 जिलों में लगता होगा त्यागपति खंड काव्य, ठीक है, हमारे जिलों में भी लगता है। अब आपके जिले में जो खंड काव्य लगता है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, यानी इसमें जितने भी खंड काव्य दिए हुए स्टूडेंट सभी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा,
ठीक है। यह हमारे सेकेंड चैनल जो जियोग्राफी हिंदी है उसमें भी आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला। अब हमारा आ चुका है स्टूडेंट खंड खा। यहाँ पर देखिए खंड खा आ चुका है जो कि 50 नंबर अब हमें यहाँ से प्राप्त करना है। ठीक है, हिंदी व्याकरण, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से संस्कृत से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सात संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी किसी एक का आपको सात संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर आपको दिए जाएंगे किसके लिए, 2 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट इसके संदर्भ बताने के लिए, 5 नंबर दिया जाएगा इसके अनुवाद को बताने के लिए। ठीक है, तो मैंने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है। और मैं बात करूं तो पेपर में आपकी जो संस्कृत के गद्यांश होते हैं वो 2 दिए जाते हैं अथवा करके। ठीक है, पेपर में आपको 2 दिए जाते हैं अथवा करके, इनमें से केवल एक ही आप लोगों को अनुवाद करना, इसकी बताए गए संदर्भ को लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, संदर्भ के लिखने के लिए आपको चैप्टर का नाम पता होना जरूरी है। इसमें लेखक या कवि का नाम नहीं होता, इसमें केवल आपका चैप्टर का नाम होता है। तो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, देखिए चैप्टर का नाम हो जाएगा पहला वाला कि धन्यो से भारत देश यत्र समूल्य सती। ठीक है, जन मान सपावनी। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है ना। और इसमें जो मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो आपका चैप्टर का नाम हो जाएगा संस्कृत भाषायां महत्वम। ठीक है, संस्कृत भाषायां महत्वम हो जाएगा ये आपका चैप्टर। अब इसका आपको ये संस्कृत में दिया हुआ है ना, इसका आप लोग ट्रांसलेशन करके हिंदी में लिख दीजिए, आपको 5 नंबर देखने को मिल जाएगा। अथवा करके मान लीजिए कि ऊपर वाले का आप अनुवाद नहीं कर सकते या नहीं आता है उसका, तो आप ये वाला कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं जो कि दिया हुआ है, जो चैप्टर का नाम है स्टूडेंट महर्षि दयानंद। क्या नाम है चैप्टर का, महर्षि दयानंद, ये चैप्टर का नाम है स्टूडेंट। तो आप ये कर सकते हैं, इसमें भी आप जो है संदर्भ लिख दीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी, ठीक है, संस्कृत भाग के महर्षि दयानंद चैप्टर से अवतरित है। तो इस तरह से लिख दोगे तो 2 नंबर आपका ये पक्का हो जाएगा। और इसका जो आप लोग अनुवाद करोगे, ठीक है, उसके लिए आपको पेपर में दिए जाएंगे 5 नंबर। तो टोटल 2 नंबर जो है संदर्भ लिखने के, 5 नंबर आपको दिया जाएगा अनुवाद करने के लिए। 7 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। कॉपी में मैंने बताया कैसे करना है, और भी सारे मैंने वीडियोज में मैंने बता रखा है कि आपको संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश यानी श्लोक कैसे हल करना है, तो वो भी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं 6 नंबर। देखिए स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का सात संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का क्या करना है, आपको 7 संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। 5 + 2 = 7 नंबर आपका यहाँ पर पक्का हो जाएगा। देखिए, अत्यंत सुख, ठीक है, सच्चारा मधुआए स्पर्श सुखा, ये दिया हुआ है। ठीक है, और अथवा करके आपके 2 श्लोक पेपर में दिए गए हैं। इनमें से मैं बात करूं तो पेपर में आपको केवल एक ही श्लोक को क्या है, पढ़ना है, एक ही श्लोक को सॉल्व करना है। यहाँ पर भी सेम तरीका है, सेम प्रोसेस है। 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए दिया जाएगा और 5 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट इसके अनुवाद बताने के लिए। ठीक है, तो अथवा करके दिया है, जिसके मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ। देखिए श्लोक में आपको किस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है ये वाला, इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट ऋतु वर्णनम, जो कि नया ऐड हुआ है ना, ऐड हुआ है ऋतु वर्णनम के हेमंत से। ठीक है, ऋतु वर्णनम के हेमंत चैप्टर से, ठीक है, हेमंत शीर्षक से, हेमंत श्लोक से, हेमंत चैप्टर से अवतरित है। ठीक है, पाठ से अवतरित है। अथवा करके ये वाला भी आप कर सकते हैं। वो नहीं आता अनुवाद, उसका आप लोग नहीं कर पाएंगे अनुवाद। देखिए अनुवाद ही कठिन होता है, अनुवाद नहीं आता है तो आप सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। देखिए श्लोक तो आप इसका श्लोक का जो है संदर्भ होता है, ठीक है, वो आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपका चैप्टर है सुभाषित रत्नान, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। निपत दिलित दूत वाक्यम ऋतु वर्णनम, ठीक है, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अनुवाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अनुवाद सबसे हटके होता है, जो कि जो अनुवाद होता है उसी का आपको पूरा सीधा मीनिंग बताना होता है। ठीक है, अब ये देखिए जो दिया हुआ है, इसका मैं बता दूं, ये निपत दिलीप से लिया गया है। ठीक है, निपत दिलीप ये से लिया गया है। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 9 नंबर क्वेश्चन
कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर आपको किस में देना है स्टूडेंट, संस्कृत में देना है। यहाँ पर आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 4 नंबर दिए जाएंगे। 2 + 2 = 4 नंबर दिया जाएगा। अब ये 4 प्रश्न है, इनमें से केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। कैसे देना है, संस्कृत में दिखा देता हूँ। जैसे लिखा है ना, संस्कृत साहित्य के गुणा या देखिए वर्तनते, तो इसका आंसर किस तरह से हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, संस्कृत साहित्य साहित्यस्य, ठीक है, संस्कृत साहित्य से सरस, ठीक है, सरस सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हो गया आपका। उसके बाद में सुसंपन्न, सुसंपन्नच, ठीक है, वर्तते, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देखिए इसमें से केवल 2 ही करना है ना, 2 ही प्रश्नों का, तो ये 4 दिया। फिर हम चौथा वाला कर रहे हैं कि उल्लूकस्य विरोध केन अकरोत। ठीक है, तो उल्लूकस्य काक, इसको आपको लिख देना आगे इस तरह से, और फिर लिख देना है काक उल्लूकस्य विरोध, उल्लूकस्य विरोध। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को स्टूडेंट लिखना है, ये प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि श्रृंगार रस अथवा हास्य रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, 2 नंबर इसमें भी आपको दिया जाएगा। और खा नंबर में है यहाँ पर देखिए, का खा यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, इसमें भी आपको 2 नंबर देखने को मिल जाएगा। और गा नंबर में है सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, इसमें भी आप लोगों को 2 नंबर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये होता है बेसिकली रस। ठीक है, यहाँ पर देखिए गलत हो गया, इसको हटा दीजिए, ये देखिए रस हो गया, ठीक है, छंद हो गया आपका, और अलंकार, रस छंद अलंकार, जो कि 2-2 नंबर का आपका ये सारी चीजें दिए होते हैं। तो अथवा करके दिया हुआ है, चाहे आप श्रृंगार रस का कीजिए या हास्य रस का कीजिए, ठीक है, या आप यमक अलंकार का कीजिए या आप रूपक का कर लीजिए। जैसे रूपक अलंकार का परिभाषा है कि जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किए जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका जो उदाहरण है स्टूडेंट, कि उदाहरण है कि उदत उदगरी मंच पर रघुबर बाल पतंग और विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उसके बाद में सोरठा अथवा रोला का भी आप कर सकते हैं। अथवा करके दिया, इनमें से केवल एक ही को आपको करना है। रस छंद अलंकार पर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखा है, नहीं देखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जाकर देख लीजिए। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, कि एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर आपको दिया जाएगा निबंध के लिए। अब ये 4 टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहला है राष्ट्रभाषा हिंदी का भविष्य, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, तीसरा है जातिवाद की समस्या और समाधान, चौथा है विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक है और इनमें से केवल यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है एक ही टॉपिक पर निबंध लिखना है। लगभग 250 से 300 शब्दों के बीच में लिख दोगे, 9 नंबर एग्जामिनर पक्का कर देगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये 24 फरवरी के लिए आपका एक वायरल पेपर में आपको बता रहा हूँ, सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। वीडियो काफ़ी स्टूडेंट ने अभी तक छोड़कर चले गए होंगे। देखिए, जो धैर्य नहीं बनाकर रखते स्टूडेंट, वो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि जो धैर्य नहीं बना रखते, भैया आप 30-35 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते, जिससे कि आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगा। हिंदी में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकेंगे। जहाँ पर आप 70 से 80 नंबर लेकर आ रहे थे, वहाँ पर आपका 90 से 95% आ जाएगा। तो वो क्या गलत है स्टूडेंट? बिल्कुल भी गलत नहीं है। बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए, और जो धैर्य बनाकर रखता है वही बच्चा अच्छे से कामयाब होता है, पढ़ाई में अच्छा अव्वल होता है, एक प्रकार से अच्छा नंबर लेकर आता है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराता है। 12 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर प्रश्न उत्तर है, और इसका का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पवित्रम का संधि विच्छेद होगा। तो पवित्रम का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा इनमें से खा वाला, पोधन इत्रम हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा है नायक का संधि विच्छेद होगा, तो इनमें से का वाला हो जाएगा, ने प्लस अका हो जाएगा नायक का सही संधि विच्छेद। उसके बाद में तीसरा है हरीश चंद में संधि है, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। तो इनमें से जो स्टूडेंट आपका विसर्ग संधि हो जाएगा राइट आंसर, और ये आपका गा हो जाएगा, खा लिख गया है। तो हरीश चंद की संधि की बात हो रही है, विसर्ग संधि राइट आंसर हो जाएगा। 3 संधि आपके पेपर में दिए होते हैं। उसके बाद में देखिए खा नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए।
ठीक है। आपका बहुविकल्पीय की तरह भी प्रश्न आता है और इसमें कुछ अलग तरीके से आया है, ठीक है। पेपर में ये भी तरीका आपका आता है। अब कैसे लिखना है पेपर में आपको तरीका मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर महाजन का है, सज्जन का है और यथाविधि का है, तो इनमें से केवल यहाँ पर बताया गया एक का करना है। तो मैं सज्जन का करके दिखा देता हूँ कैसे करना आपको रहेगा, ठीक है। सज्जन का आपका हो जाएगा सत्य जन, ठीक है। उसके बाद में क्या, इसका समास का नाम है कर्मधारण, कर्म धारण। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा समास विग्रह, समास, ये आपका समास विग्रह हो जाएगा। और उसके बाद में ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट समास का नाम, समास नाम, ठीक है। तो मैंने आपका समास विग्रह कर दिया, कर्मधारण समास का नाम लिख दिया, सज्जन वाला किया है हमने, ठीक है। इनमें से केवल एक ही करना था। 2 नंबर यहाँ पर आपको हमें दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा, जो पेपर देगा उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 13 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि कृत्वा में प्रत्यय है, कृत्वा में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। ये 4 ऑप्शंस आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इनमें से कोई एक हो जाएगा। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, में बात करूँ तो आपका गा हो जाएगा। कृत्वा में आपका कत्वा प्रत्यय राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ यहाँ पर कि बुद्धिमान में प्रत्यय है, तो बुद्धिमान में क्या मतुप हो जाएगा, तबियत, वतुप या तल। तो बुद्धिमान शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो आपका मतुप हो जाएगा राइट आंसर। दूसरे का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए खा नंबर क्वेश्चन है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यानी किसी एक पद के संबंधित और उसके नियम का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर यहाँ पर भी दिया जाएगा और 3 दिए हुए हैं, केवल एक ही करना है। जैसे कृष्ण परिता गांव संति, यानी कृष्ण के चारों ओर गाय है या गांव है, गाय लिखा, गाँव है, ठीक है। सुरेश सिरसा खलवाट अस्त, यानी सुरेश सिर से गंजा है, ठीक है। और गुरुणा सा शिष्य अपि अगच्छते, तो इनमें से केवल एक ही करना है। तो मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। देखिए सुरेश सिरसा खलवाट अस्ति, यानी सुरेश सिर से क्या है, एक प्रकार से गंजा है भैया, सिर से गंजा है, सुरेश सिर से गंजा है। अब इसमें जैसे नियम हो जाएगा अभिता परता समयान निक्सा हा प्रतियोगी, अभिता परिता समयान निक्सा हा प्रतियोगी। इसमें जो विभक्ति पूछी गई वो आपकी द्वितीय विभक्ति, सॉरी इसमें अभिता परता नहीं लगेगा स्टूडेंट, गलत हो गया यहाँ पर। देखिए इसमें लगेगा आपका अभिता परता, कृष्णा परित गांव संति में। इसमें आपका जैसे सुरेश सिर से गंजा है, तो इसमें आपका लग जाएगा सूत्र या नियम एड़ा विकारे, क्या लग जाएगा स्टूडेंट, एड़ा विकार, ठीक है। एड़ा विकारे, इसमें जो विभक्ति हो जाएगी वो आपकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। तृतीय विभक्ति राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका इनमें से केवल एक ही करना है। और मैंने जो खंड खा वाला वीडियो उसमें आप लोग देख लेंगे तो सारी चीज़ों को मेरे बारे में बताया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। यानी किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ आपको क्या करना है, इसका उदाहरण लिखना है। यहाँ पर आपको दिया जाएगा 8 नंबर, ठीक है। पहले ये नहीं होता था लेकिन अब होता है। देखिए कार्यालयी पत्र, व्यक्तिगत पत्र और व्यावसायिक पत्र, इनमें से केवल एक के बारे में आपको लिखना है, यहाँ पर बताया गया साफ साफ। अब देखिए कार्यालयी पत्र यानी कोई कार्य के बारे में, कोई कार्य करने वाले, व्यक्तिगत यानी अपने से रिलेटेड, ठीक है। व्यावसायिक पत्र यानी कोई व्यवसाय चालू करने वाले उससे रिलेटेड, कार्यालयी पत्र यानी सरकारी से रिलेटेड भी हो सकता है, व्यक्तिगत यानी अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है, व्यावसायिक यानी कोई व्यवसाय चलाने वाले उससे रिलेटेड धन या लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो व्यावसायिक पत्र भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से टोटल जो है पूरा पेपर स्टूडेंट मैंने सॉल्व कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, सारी चीज़ों बताने का मैंने प्रयत्न किया है जो भी इस पेपर में इंक्लूड था, ठीक है। और सभी चीज़ों को मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है। तो आई होप स्टूडेंट आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था और इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। लाइक करिए और सपोर्ट बने रखिए स्टूडेंट। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 लाख सब्सक्राइबर तक प्लीज़ पहुँचा दीजिए। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।